नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 7 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ का यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका यूनिट फर्स्ट, इसे किसी तरह से आप मॉडल में देखो कुछ और दिया है, सिलेबस में कुछ और दिया है। तो कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ, इंग्लिश वाला ध्यान रखिए, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ, अलग मॉडल में देखेंगे तो कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द सेल्फ, उसके अनुसार देखेंगे स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा, ये सटीक भी बैठता है। बाकी स्वयं की अवधारणा इतना भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और स्वयं के अर्थ की अवधारणा, इसका कोई तुक नहीं है, तो अपने अनुसार देख लीजिए जो सबसे बेस्ट है। हम लोग मान के चलेंगे स्वयं का अर्थ और अवधारणा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ, इसके अनुसार चलेंगे, स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसको हम कई पार्ट में देखेंगे, 3-4 पार्ट में, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसका भी हम लोग पार्ट फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 403, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो मिल जाएगी। और जस्ट उसके नीचे देखेंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर का क्रम से मिल जाएगा। BD 401 हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 हल कर चुके हैं। सारे प्रश्न लगभग मान चलिए 50+ प्रश्न वहीं से आएंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए 6, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टफ माना जाता है। मैं इसमें बच्चों को हाँ देखोगे, नहीं मेहनत करोगे तो बैक लग जाएगा, 1-2 दिन पढ़ के उसमें नहीं होगा, तो इसलिए आप इस पढ़ते रहिए। और 402 जो है, इसके सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, तो आप लोग जो फुल प्रैक्टिस सेट है खास करके उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। इसका पहला टॉपिक देखेंगे, स्वयं की अवधारणा को समझना, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ। इसका पहला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है आप लोगों से। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ है ए, एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, बी, एकात्मक व्यक्तित्व विकास, सी, स्वायत्त होने का अनुभव, डी, उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, एकात्मक व्यक्तित्व विकास, स्वायत्त होने का अनुभव, तीनों है। अगला प्रश्न है, आत्म पहचान की अवधारणा संदर्भित करती है ए, आत्म धारणा, बी, आत्म संदर्भित अनुभूत, सी, आत्म परिभाषा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है? ए, मान्यताओं के संग्रह को समझना, बी, मान्यताओं की उपेक्षा करना, सी, परंपराओं के प्रति उदासीन रहना, डी, दृढ़ता के साथ स्व अवलोकन। किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, मान्यताओं के एक संग्रह को समझना। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा में शामिल है ए, अतीत, बी, वर्तमान, सी, भविष्य, डी, उपयुक्त सभी। तो आत्म अवधारणा में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा डी, अतीत, वर्तमान और भविष्य।
तीनों, ठीक है। तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों जो है इसमें सम्मिलित होता है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अतीत की आत्म अवधारणा अधिकांश होती है। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी उदासीन, डी उपयुक्त सभी। तो अतीत की आत्म अवधारणा अधिकांश होती है, सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना, बी नकारात्मक। अगला प्रश्न है, भविष्य की आत्म अवधारणा संबंधित है। ए अतीत से बेहतर होने की संभावना, बी वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना, सी अतीत को दोष देने की संभावना, डी इनमें से कोई नहीं। तो भविष्य की आत्म अवधारणा संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, ठीक है। प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति को आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं। ए व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए, बी भावनाओं के प्रति उदासीन होना चाहिए, सी भावनाओं के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना, ए। कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति को आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं तो व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि आत्म अवधारणा किसने दिया है, तो कार्ल रोजर्स। यहाँ भी पॉइंट ध्यान रखना कि आत्म अवधारणा जो है इसको किसने दिया है, तो कार्ल रोजर्स ने। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, इसीलिए बार बार शब्द कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को जरूर देखा करें। कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के कुल कितने घटक बताए हैं। क्लियर है, अगर पूछ सकता है कि आत्म अवधारणा को किसने दिया है, ठीक है, तो क्या रहेगा जवाब उसका, कार्ल रोजर्स, भूलना नहीं, ठीक है। कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के कुल कितने घटक बताए हैं, ए 4, बी 3, सी 7, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी 3। कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के 3 मुख्य घटक बताए हैं, स्वयं की अवधारणा, आदर्श स्वयं, मूल्यवान में मैं। तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन इसका मेन अर्थ यही है। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स द्वारा आत्म अवधारणा के घटक कौन से हैं। ए स्वच्छवि, बी सामाजिक भूमिका, सी व्यक्तित्व लक्षण, डी आत्मसम्मान, ई आदर्श स्व। विकल्प है ए बी सी, बी बी डी सी, बी डी सी ए डी ई, डी उपयुक्त सभी। कार्ल रोजर्स द्वारा आत्म अवधारणा के घटक कौन कौन से हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, डी और ई, स्वच्छवि, आत्मसम्मान, आदर्श स्व। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा वास्तविकता से मेल खाती है तो यह ए विसंगति को दर्शाती है, बी सर्वांग समता को संदर्भित करती है, सी उदासीनता को प्रदर्शित करती है, डी तटस्थता को संदर्भित करती है। जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा वास्तविकता से मेल खाती है तो यह सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 10 का बी सर्वांग समता को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ए विषमता की स्थिति में रहना चाहिए, बी एकता की स्थिति में रहना चाहिए, सी उदासीनता की स्थिति में रहना चाहिए, डी अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी एकता की स्थिति में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का आदर्श स्वयं कैसे प्राप्त होता है। ए उसके बचपन के अनुभव एवं माहौल से, बी उसके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से, सी उसके द्वारा व्यक्त की गई व्यक्त उदासीनता से, डी उसके द्वारा व्यक्त आक्रामकता से। तो व्यक्ति का आदर्श स्वयं कैसे प्राप्त होता है, सही जवाब हो जाएगा ए उसके बचपन के अनुभव एवं माहौल से। अगला प्रश्न है, छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाला कारक कौन सा है। ए आयु, बी शिक्षा, सी मीडिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझने को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने कहा था। ए थॉर्नडाइक, बी
बी एफ स्किनर, सी कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मोस्लो, डी जीन पियाजे। तो ध्यान रखना, आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझना को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने किया था? अभी हम लोग ऊपर कर भी रहे थे इसके बारे में चर्चा। तो आत्म अवधारणा या स्वयं को इसका व्यवस्थित और व्याख्या किसने किया था? कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मोस्लो। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, आत्म अवधारणा या स्वयं को समझना परिभाषा किसने दिया था, व्याख्या किसने किया था? तो कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मोस्लो। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निवेदन है आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी लोग हैं हर जगह शेयर किया करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो और व्यू आता रहता तो अच्छा लगता है। थोड़ा से टाइम आपका जरूर है, लगभग 1.5 महीना मान चलिए, 2 महीना मान चलिए। लेकिन आप लोग अगर अभी से पढ़ते रहेंगे, विश्वास दिलाता हूँ 80+ नॉर्मली बन जाता है। 85 थोड़ा सा मेहनत करेंगे, जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं 90+ बन जाता है, 93-94% बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे पेपर होंगे। प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है? ए निर्वाण की प्राप्ति, बी स्वायत्तता, सी शिखर तक, डी आदर्श स्व। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी आदर्श स्व। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के आदर्श स्व आइडियल सेल्फ का क्या अर्थ है? ए व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है, बी व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार एवं अपेक्षित समझता है, सी उच्च आदर्शात्मक व्याख्या, डी लक्ष्यों के प्रति नकारात्मकता। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार एवं अपेक्षित समझता है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज टर्नर द्वारा विकसित आत्मवर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार आत्म अवधारणा में कौन से तत्व निहित हैं? ए व्यक्तिगत पहचान के संबंध रखने वाला, बी सामाजिक पहचान से संबंध रखने वाला, सी भाषाई पहचान से संबंध रखने वाला, डी सांस्कृतिक पहचान से संबंध रखने वाला। सही विकल्प हो जाएगा, ध्यान रखना इसका 17 का बी। ए बी दोनों सही है, व्यक्तिगत पहचान से संबंध रखने वाला और सामाजिक पहचान से संबंध रखने वाला। अगला प्रश्न है, स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में आवश्यक तत्व है? ए व्यक्ति की सामाजिक पहचान, बी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान, सी व्यक्ति की धार्मिक पहचान, डी व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक पहचान। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं सामाजिक पहचान। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता का तात्पर्य है? ए वातावरण के उद्दीपन के प्रति मानसिक सचेतना, बी वातावरण के साथ निष्क्रियता, सी मानसिक प्रणाली पर वातावरणीय सजगता, डी वातावरण के प्रति अचेतन। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना ए। आत्म जागरूकता का तात्पर्य है वातावरण के उद्दीपन के प्रति मानसिक सचेतन। अगला प्रश्न है, मैं जो सोचता हूँ डॉट डॉट मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो डॉट डॉट मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास रहता है आदि संबंधित अथवा संदर्भित करता है। तो ए आत्म जागरूकता को, बी आत्मसम्मान को, सी आत्म अवधारणा को, डी आत्म विकास को। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी आत्म अवधारणा को। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा आत्मन का डॉट डॉट घटक है? ए मान सम्मान से परे घटक, बी शारीरिक एवं भौतिक घटक, सी संज्ञानात्मक गुणात्मक घटक, डी सामाजिक एवं आर्थिक घटक। सही जवाब हो जाएगा सी संज्ञानात्मक एवं गुणात्मक घटक। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने सभी आयामों एवं अनुभूतियों से अवगत होता है तो कहलाती है? ए स्व आकलन, बी स्व इच्छा, सी स्व अवधारणा, डी सचेतन की परीक्षा। सही जवाब हो जाएगा सी स्व अवधारणा। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि? ए इसमें उथले विश्वास दृष्टिकोण एवं मूल्यों का प्रभाव है, बी इसमें सामाजिक विचलन है, सी इसमें गहरे विश्वासों दृष्टिकोणों एवं मूल्यों का प्रभाव है, सी डी इसमें परिवेशी आकर्षण है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी इसमें गहरे विश्वासों दृष्टिकोण एवं मूल्यों का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा की विशेषता नहीं है, इसमें दृढ़ विश्वास एवं मूल्य शामिल है, बी इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, डी सी यह अपने विश्वास धारणा अनुभूतियां एवं प्रत्यक्ष द्वारा विकसित है, डी इनमें निम्न विश्वास एवं दृष्टिकोण सम्मिलित है। स्व अवधारणा की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी
इसमें निम्न विश्वास एवं दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार स्वयं अवधारणा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ए वास्तविक स्वयं तक पहुंचना चाहता है, बी आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है, सी वास्तविक एवं आदर्श स्वयं को प्राप्त करना चाहता है, डी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो कार्ल रोजर्स के अनुसार स्वयं अवधारणा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति स्वयं के विषय में सोचता है तथा अपने विषय में जो अवधारणा विकसित करता है उसे कहते हैं। ए आत्मसम्मान, बी आत्म अवधारणा, सी आत्म जागरूकता, डी आत्म सचेतन। तो व्यक्ति स्वयं के विषय में सोचता है तथा अपने विषय में जो अवधारणा विकसित करता है उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, आत्म अवधारणा। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा अथवा स्व अवधारणा के प्रकार हैं। ए वास्तविक स्व, बी वास्तविक एवं आदर्श स्व, सी आदर्श स्व, डी सामाजिक स्व। तो आत्म अवधारणा अथवा स्व अवधारणा के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, वास्तविक एवं आदर्श स्व। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने विषय में क्या सोचता है या प्रत्यक्षीकृत करता है, जैसे वह कौन है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, वास्तविक स्व। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं। ए आनुवंशिक कारक, बी परिवेशी कारक, सी धार्मिक कारक, डी ए बी दोनों। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, धार्मिक कारक हो नहीं सकता है, तो व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा डी ए बी दोनों, आनुवंशिक और परिवेशी। अगला प्रश्न है, थॉमस एवं उसके सहयोगियों ने व्यक्तित्व विकास के लिए ए आनुवंशिक कारकों एवं परिवेशी कारकों के अंतरक्रिया को महत्वपूर्ण माना, बी आनुवंशिक कारकों एवं धार्मिक कारकों के अंतरक्रिया को महत्वपूर्ण माना, सी केवल आनुवंशिक कारक, डी केवल परिवेशी कारक। सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना ए, आनुवंशिक कारकों एवं परिवेशी कारकों की अंतरक्रिया को महत्वपूर्ण माना। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में सहायक एजेंसी हैं अर्थात अभिकर्ता हैं। ए शिक्षक, बी माता पिता, सी पड़ोसी एवं मित्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में अहम भूमिका है। ए धार्मिक संस्थाओं की, बी सांस्कृतिक जागरूकता की, सी सामाजिक प्रक्रिया के, डी राजनीतिक दलों की। तो स्व के विकास में अहम भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया की। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न में संदेह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्व के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार या परिप्रेक्ष्य है वह। ए आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य, बी अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य, सी प्रयोजनवादी परिप्रेक्ष्य, डी यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य। तो स्व के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार या परिप्रेक्ष्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, समस्त विचार या सिद्धांत व्यक्ति द्वारा चिंतन के ही परिणाम है या कथन किस विचारधारा से संबंधित है। ए अस्तित्ववादी विचारधारा, बी प्रयोजनवादी विचारधारा, सी प्रकृतिवादी विचारधारा, डी यथार्थवादी विचारधारा। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, अस्तित्ववादी विचारधारा। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा का संबंध व्यक्ति के स्व के मूल्यांकन में, भावनाओं एवं संवेदनाओं के अध्ययन में है। ए प्रकृतिवादी, बी आदर्शवादी, सी अस्तित्ववादी, डी प्रयोजनवादी। तो किस विचारधारा का संबंध व्यक्ति के स्व के मूल्यांकन में, भावनाओं एवं संवेदनाओं के अध्ययन में है। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, अस्तित्ववादी। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन की कौन सी विचारधारा चिंतन एवं सिद्धांत को गौण मानती है। ये प्रयोजनवादी, बी यथार्थवादी, सी व्यवहारवादी, डी अस्तित्ववादी। सही जवाब हो जाएगा 36 का ध्यान रखना डी, अस्तित्ववादी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना टॉपिक 2 हम लोग देखेंगे, भारतीय संदर्भ में स्व की अवधारणा का अर्थ, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सेल्फ इन द इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो भारतीय संदर्भ में स्व की अवधारणा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे प्रश्न रहेगा कुछ भारतीय संदर्भ में। अब तक जो हम लोग देख रहे थे इंडियन और वर्ल्ड दोनों था। प्रश्न है, सर्वशास्त्र प्रयोजनम मात्र दर्शनम
सर्वशास्त्र प्रयोजनात्म दर्शनम सूक्ति का अर्थ है ए शास्त्रों का गहन अध्ययन भी, दर्शन का गहन अध्ययन सी, स्वयं को जानना डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा 37 का ध्यान रखना सी। स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, समझना। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए व्यक्ति द्वारा भौतिक सुख की प्राप्ति, बी व्यक्ति द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण, सी व्यक्ति द्वारा स्वयं को जानना अथवा आत्म अवधारणा को समझना, डी व्यक्ति द्वारा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, व्यक्ति द्वारा स्वयं को जानना अथवा आत्म अवधारणा को समझना। अगला प्रश्न है भारतीय संदर्भ में आत्म अवधारणा का रूप है ए अचेतन प्रकृति, बी सचेतन प्रकृति, सी भौतिक प्रकृति, डी सुखवादी प्रकृति। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, सचेतन प्रकृति। अगला प्रश्न है उपनयन का अर्थ है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया, पीछे से बार बार पूछा जाता है। ए दूर ले जाना, बी अध्यापक के पास ले जाना, सी ब्रह्मचर्य का अनुपालन न करना, डी मोक्ष को प्राप्त करना। तो उपनयन का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अध्यापक के पास ले जाना। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी? ए मंत्रोच्चारण के बाद, बी उपनयन संस्कार के बाद, सी यज्ञोपवीत के बाद, डी उपयुक्त सभी। तो वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है उपनयन संस्कार में किया जाता था ए विद्या आरंभ, बी ब्रह्मचर्य व्रत का प्रारंभ, सी दंड कमंडल एवं मृगछाला का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वैदिक काल में विद्यारंभ को कौन सा जन्म माना जाता है? ए प्रथम जन्म, बी द्वितीय जन्म, सी तृतीय जन्म, डी उपयुक्त सभी। तो वैदिक काल में विद्या आरंभ को कौन सा जन्म माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी द्वितीय जन्म। अगला प्रश्न है वैदिक काल में विद्या के केंद्र थे ए मठ, बी धर्मस्थल, सी गुरुकुल, डी मिशनरी। सही जवाब हो जाएगा सी गुरुकुल। वैदिक काल में विद्या का केंद्र क्या थे? तो गुरुकुल थे। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृत। अगला प्रश्न है चारों वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र को क्या कहा जाता था? ए स्नातक, बी वसु, सी रुद्र, डी आदित्य। चारों वेदों का ज्ञाता कहा जा सकता है, चारों वेदों का अध्ययन करने वाला फिर ज्ञाता को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा डी आदित्य। अगला प्रश्न है वैदिक काल में छात्रों की वेशभूषा थी ए बाघ चर्म की बनी, बी मृग चर्म की बनी, सी गज चर्म की बनी, डी व्याघ चर्म की बनी। वैदिक काल में छात्रों की वेशभूषा थी, सही जवाब हो जाएगा बी मृग चर्म की बनी। अगला प्रश्न है भिक्षाटन के द्वारा छात्रों में कौन से गुण विकसित किए जाते थे? ए सामाजिकता, बी विनम्रता, सी सहनशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, सामाजिक, विनम्रता, सहनशीलता तीनों। अगला प्रश्न है वैदिक काल में अपरा विद्या के अंतर्गत विषय शामिल है ए इतिहास, बी जीव विज्ञान, सी गणित, डी उपयुक्त सभी। वैदिक काल में अपरा विद्या के अंतर्गत विषय शामिल हैं, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की विधि थी ए तप तथा श्रुति, बी व्याख्यान, सी रटंत्र, डी टोजन विधि। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की विधि थी, सही जवाब हो जाएगा ए तप तथा श्रुति। अगला प्रश्न है वैदिक काल में स्व आत्मन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? ए आत्मनियंत्रण, बी आत्मसाक्षी, आत्म अंतर्भाष अथवा अंतःप्रेरणा, डी श्रवण। तो वैदिक काल में स्व आत्मन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? सही जवाब हो जाएगा सी अंतर्भाष अथवा अंतःप्रेरणा। अगला प्रश्न है अंतर्भाष या अंतःप्रेरणा विधि है ए स्व स्फूर्ति अनुभूति है, बी अचानक अज्ञानता का नाश होता है, सी आत्मानुशासन का विकास होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अंतर्भाष या अंतःप्रेरणा से क्या होता है? स्व स्फूर्ति अनुभूत होती है, अचानक अज्ञानता का नाश होता है, आत्मानुशासन का विकास होता है।
ठीक है सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। गुरुकुल में शिक्षा का वातावरण कैसा रहता था? ए निरंकुश, बी लोकतांत्रिक, सी सामाजिक, डी पारिवारिक। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना डी पारिवारिक। अगला प्रश्न है, वेदों का अध्ययन करने के बाद छात्रों का घर वापस आना क्या कहलाता था? ए उपनयन, बी विद्या समाप्ति, सी गृह प्रस्थान, डी समावर्तन। तो वेदों का अध्ययन करने के बाद छात्रों का घर वापस आना क्या कहलाता था? सही जवाब हो जाएगा डी समावर्तन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर लौटने को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। प्राचीन समय में शिक्षा का यह समय जो है करीब 12 वर्ष का होता था, ठीक है। इसके बाद फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, अर्थात घर आ जाता था। अगला प्रश्न है, आत्मा या आत्मन भारतीय दर्शन में किसका अंग है? ए वेदों का, बी उपनिषद, सी महाभारत, डी रामायण। सही जवाब हो जाएगा बी उपनिषद का। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? ए परिवर्तनशील, बी शाश्वत, सी विनाशशील, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का, बी शाश्वत। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा अंश है? ए आत्मा का, बी परमात्मा का, सी मनाय का, डी जीत का। तो ध्यान रखना, उपनिषद के अनुसार जीवात्मा अंश है तो यहाँ पर मनुष्य रहेगा, ठीक है। उपनिषद के अनुसार जीवात्मा अंश है, ए आत्मा का, बी परमात्मा का, यहाँ पर मनुष्य रहेगा, ठीक है, मनुष्य का, और डी जीव का रहेगा, ठीक है, यहाँ जीव रहेगा। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। तो उपनिषद के अनुसार जीवात्मा अंश है, सही जवाब हो जाएगा 57 का, बी परमात्मा का, ठीक है। जीवात्मा किसका अंश है? परमात्मा, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आत्मा का परमात्मा से मिलन उपनिषद के अनुसार क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, सी मोक्ष, ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन उपनिषद के अनुसार क्या कहलाता है? तो मोक्ष। अगला प्रश्न है, आत्मा के 59 आत्मा की विशद व्याख्या किस ग्रंथ में की गई? ए महाभारत के गीता उपदेश में, बी रामायण में, सी जैन साहित्य में, डी त्रिपिटक में। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए महाभारत के गीता उपदेश में। अगला प्रश्न है, आत्मन मानव जीवन में किसकी ग्रहणशीलता का परिणाम है? ये शारीरिक गतिविधि, बी क्रियाशीलता, सी इंद्रियों की ग्रहणता, डी निरपेक्ष। सही जवाब हो जाएगा सी इंद्रियों की ग्रहणता। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए व्यक्तिगत पहचान, बी सामाजिक पहचान, सी ए बी दोनों, डी शारीरिक बनावट। सही जवाब हो जाएगा 61 का, सी ए और बी दोनों, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में स्व की अवधारणा का विकास किस संदर्भ में विकसित होता है? सही जवाब हो जाएगा 62 का, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में मुख्यतः कौन से गुण पाए जाते हैं? ए निरंतरता, बी रोचशीलता, सी परिवर्तनशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद के शैक्षिक दर्शन में क्या सम्मिलित है? ए अध्यात्म, बी ब्रह्मचर्य, सी योग, डी उपयुक्त सभी। तो महर्षि अरविंद के शैक्षिक दर्शन में क्या सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 64 का, डी उपयुक्त सभी, अध्यात्म, ब्रह्मचर्य और योग तीनों। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने मानवीय विकास हेतु आवश्यक तत्व माना है? ए स्व या आत्मन का विकास, बी इंद्रियों का विकास, सी सामाजिक मानसिक विकास, डी आर्थिक विकास। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ए स्व या आत्मन का विकास। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद के अनुसार स्व या आत्मन के विकास से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, बी आत्मा की शक्तियों के सर्वांगीण तथा समग्र विकास से। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना किस प्रकार उत्पन्न होती है?
ए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के संतोषजनक आत्म अनुभूति से, बी विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से, सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से, डी आर्थिक उपलब्धियों से। आत्मसम्मान की भावना किस प्रकार उत्पन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के संतोषजनक आत्म अनुभूति से। अगला प्रश्न है, स्वीकार्यात्मक सम्मान का आशय है। ये स्वयं के द्वारा प्रेम की भावना, बी दूसरों के द्वारा प्रेम एवं सम्मान की भावना, सी स्वयं के द्वारा तिरोभाव, डी दूसरों के द्वारा तिरोभाव। सही जवाब हो जाएगा 68 का दूसरों के द्वारा प्रेम एवं सम्मान की भावना। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार स्वीकार्यात्मक सम्मान की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। वह है ए सामाजिक स्वीकारात्मकता, बी मानसिक स्वीकारात्मकता, सी शर्त रहित एवं शर्तपूर्ण स्वीकारात्मकता, डी सामाजिक शारीरिक स्वीकारात्मकता। तो रोजर्स के अनुसार स्वीकारात्मक सम्मान की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। वह है, सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, शर्त रहित एवं शर्तपूर्ण स्वीकारात्मक। अगला प्रश्न है, परिवार में माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिया गया स्नेह एवं सम्मान किस श्रेणी में आता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, शर्त रहित स्वीकारात्मकता। अगला प्रश्न है, स्व आत्मन के विकास में सम्मिलित है ए आत्मज्ञान, बी आत्मसम्मान, सी आत्मजागरूकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो स्व आत्मन के विकास में सम्मिलित है आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्मजागरूकता सभी। अगला प्रश्न है, स्व या आत्मन के विकास को संदर्भित करते हैं ए आत्म अवधारणा, बी सामाजिक स्वरूप, सी आदर्श स्वरूप, डी उपयुक्त सभी। स्व या आत्मन के विकास को संदर्भित करते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व या आत्मन के विकास में मुख्य भूमिका होती है ए संज्ञानात्मक विकास की, बी भावात्मक विकास के, सी क्रियात्मक विकास के, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संदर्भ में पहचान का आशय है ए किसी व्यक्ति के गुण एवं विश्वास, बी किसी व्यक्ति की अनुभूति एवं व्यक्तित्व, सी किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान, अभिव्यक्ति एवं अभिव्यंजना, डी उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान के संदर्भ में पहचान का आशय है, सही जवाब हो जाएगा 74 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं ए लिंग, आयु तथा धर्म, बी पास पड़ोस, क्षेत्रीयता तथा भाषा, सी सामाजिक समूह, समुदाय तथा शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सही पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं ए सामाजिक समूह, जातीयता समूह, ए सामाजिक समूह, जातीयता, समुदाय, बी शिक्षा, भाषा, परिवार, सी सामाजिक आर्थिक स्थिति, डी आडंबर, जादू टोना, अंधविश्वास। सही पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 76 का डी आडंबर, जादू टोना, अंधविश्वास। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में आत्मा का स्वरूप है ए स्थिर विपरिवर्तनीय, सी शाश्वत, डी नश्वर तत्व। भारतीय संदर्भ में आत्मा का स्वरूप कैसा है? सही जवाब हो जाएगा सी शाश्वत तत्व। अगला प्रश्न है, आत्मा की विशद व्याख्या मिलती है ए रामायण में, बी उपनिषद में, सी कालिदास के नाटकों में, डी रामचरितमानस में। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी उपनिषद में। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में अंतर्निहित कौन सा मूलभूत सत्य एवं शाश्वत तत्व है जिसका विनाश नहीं होता? तो व्यक्ति में अंतर्निहित कौन सा मूलभूत सत्य एवं शाश्वत तत्व है जिसका विनाश नहीं होता? ए मन, बी इंद्रियां, सी प्राण, डी आत्मा। सही जवाब हो जाएगा डी आत्मा, इसका विनाश नहीं होता। कहते हैं कि आत्मा अजर व अमर है। अगला प्रश्न है, जीवात्मा अंश है ए परमात्मा का, बी आत्मा का, सी मनुष्य का, डी स्त्री का। तो जीवात्मा अंश है, सही जवाब हो जाएगा ए आत्मा परमात्मा। कहते नहीं कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, विलय हो गया। तो जीवात्मा किसका अंश है? परमात्मा था, ईश्वर का, भगवान का। अगला प्रश्न है, किसके संदर्भ में यह उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार वह भी नवीन शरीर को धारण करती है? ए मन, बी शरीर, सी आत्मा, डी इंद्रियां। सही जवाब हो जाएगा सी
आत्मा। अगला प्रश्न है, किस धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई है? ए हिंदू, बी इस्लाम, सी बौद्ध, डी जैन। तो किस धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई है? सही जवाब हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म को। बौद्ध मत में उपनिषद को आत्मवाद का खंडन करके, बौद्ध मत में उपनिषद के आत्मवाद का खंडन करके अनात्मवाद की स्थापना की गई है। ध्यान रखना, कुछ प्रश्न आप लोग इसका जवाब जरूर दिया करें, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझने को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने किया था? ए थॉर्नडाइक, बी एस स्किनर, सी कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो, डी जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में सहायक एजेंसी हैं? ए शिक्षक, बी माता पिता, सी पड़ोसी एवं मित्र, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विद्या के केंद्र थे? ए मठ, बी धर्मस्थल, सी गुरुकुल, डी मिशनरी। अगला प्रश्न है, वेदों का अध्ययन करने वाले छात्रों का घर वापस आना क्या कहलाता था? ए उपनयन, बी विद्या समाप्ति, सी गृह प्रस्थान, डी समावर्तन। अगला प्रश्न है, आत्मा या आत्मन भारतीय दर्शन में किसका अंग है? ए वेदों का, बी उपनिषद का, सी महाभारत का, डी रामायण का। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? ए परिवर्तनशील, बी शाश्वत, सी विनाशशील, डी उपयुक्त सभी। प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इसी वीडियो में आपको उत्तर भी इसका मिल जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 403 देखेंगे, यहाँ पर आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर 401, 402 की वीडियो मिल जाएगी। तो 401 आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो भी टाइम मिले तो बार बार देखिए। 402 में जितने भी प्रैक्टिस सेट हल कराएं, खासकर फुल प्रैक्टिस सेट, सारे प्रश्न वहीं से आएंगे, आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका हम लोग यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। स्वयं के अर्थ एवं अवधारणा, इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। 3-4 पार्ट में देखेंगे छोटा छोटा करके, तो अच्छा रहता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग बार बार कहते रहे तो हर चीज़ आप समझिए, इससे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, प्रश्नों को बनाने में बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ आप लोग इतना जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।